बच्चों, हमने राजस्थान में सामंती व्यवस्था का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा सामंत प्रथा राजस्थान में किस तरह उद्भव हुई, आरंभ में इसका स्वरूप क्या था, सामंत व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कि ये समानता पर आधारित थी, सामंतों का राजा से रक्त संबंध होता था, उत्थान और पतन राजाओं के साथ हुआ और सामंतों की एक विशेषता रही कि ये स्वामी भक्ति का इन्होंने आजीवन पालन किया। फिर हमने देखा कि मुगल प्रभाव में राजस्थान में सामंत व्यवस्था में अनेक तब्दीलियां आई, क्योंकि अब राजाओं को सामंतों की सैनिक सहयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो राजस्थान में सामंत व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे मुगल काल के दौरान। राजस्थान में सामंत व्यवस्था के विकसित होने के क्या क्या कारण रहे, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रचलित है। ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती है, राजा के ज्येष्ठ पुत्र को, और अन्य भ्राताओं को जीवन यापन हेतु भूमि का कुछ भाग दे दिया जाता था और उसे जागीर के रूप में जाना जाता था। जागीर का प्रमुख जागीरदार या सामंत कहलाता था। राजपूत नरेश सदैव ही साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखते थे, इसलिए दूरस्थ प्रदेशों पर आक्रमण करने जाते वक्त उन्हें अपने प्रदेश की रक्षा अपने विश्वसनीय व्यक्तियों की या संबंधियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्होंने अपने संबंधियों और अपने भाइयों को सामंत के रूप में प्रमुख स्थान दिया। मध्यकाल में पुरस्कार वितरण का एकमात्र साधन भूमि होती थी। वीरता के लिए, स्वामी भक्ति के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार भूमि ही होती थी। उन्हीं को सामंत बनाया जाता था जो विश्वसनीय और स्वामी भक्त होते थे। ये सब तो हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में देखा, पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे सामंतों पर क्या क्या प्रतिबंध मुगल प्रभाव के पश्चात लगाए गए। सामंतों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए या कौन से कर उनसे लिए जाते थे? मुगल सम्राट के सहयोग से जब राजपूत नरेश अपने सामंतों की शक्ति को कम करने में सफल हो गए तो उन पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम राजाओं ने अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सामंतों पर अनेक लाग लगा दी। लाग से अभिप्राय है कि कर। जब सामंत की मृत्यु पर उसका पुत्र जागीर का भार संभालता था तो उसे राजा को रेख देनी पड़ती थी। इसके अलावा राजा से हुक्मनामा प्राप्त करने व न्योत के रूप में राजा को पर्याप्त धनराशि देनी पड़ती थी। तो रेख कर कब दिया जाता था? जब सामंत की मृत्यु हो जाती थी और उसका पुत्र जागीर को संभालता था तो वो राजा को एक कर देता था जो रेख कर के नाम से जानी जाती थी। अब ये रेख इसकी दो श्रेणियां होती थी, पट्टा रेख और भर्तु रेख। पट्टा रेख क्या होता था? इस रेख का अभिप्राय है कि जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका राजा पट्टे में उल्लेख करता था, और भर्तु रेख से प्रयोजन उस रकम से होता था जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा कराता था। तो नाम से स्पष्ट है पट्टा, कि पट्टे में जो पट्टा दिया जाता था अनुमानित जागीर का, उस पट्टे में वार्षिक आय तय होती थी।
भर्तु यानी भरना, भर्तुरेक। और जो राज्य को खजाने, जो सामंत को राजा के खजाने में जमा कराना रहता था, वो भर्तुरेक में उल्लेखित होता था। तो इस तरह से रेक कर दो भाग होते थे, दो श्रेणियां होती थी, पट्टा रेक और भर्तुरेक। ये दोनों लाग या कर सामंत को अनिवार्य रूप से राजा के खजाने में नियमानुसार जमा कराने पड़ते थे। अब हम आगे चलते हैं चाकरी कर। ये कर क्या होता था? चाकरी कर से तात्पर्य उस सैनिक सेवा से था जो सामंत द्वारा अपने राजा को राज्य विस्तार वो शत्रु से राज्य की रक्षार्थ दी जाती थी। परंतु मुगलों के शक्तिहीन होने पर मराठों के निरंतर लूट खसोट ने नरेशों को अपने सामंतों से धन एकत्रित करने को बाध्य किया। जब नरेशों को का इन लोगों से इतनी लाभ वसूल करने पर भी आर्थिक संकट नहीं टला, तो उन्होंने अपने सामंतों पर और कर लगा दिए। अब कौन कौन से? और चाकरी कर आपको समझ में आ गया, उस सैनिक सेवा से था जो सामंत द्वारा अपने राज्य विस्तार और शत्रु से राज्य की रक्षार्थ दिया जाता। तो अब कौन से चाकरी के अलावा कौन कौन से कर देने पड़ते थे? नजराना। अब ये नजराना क्या होता था हम देखेंगे। नजराना युवराज की प्रथम शादी पर भेंट और बाई जी के विवाह पर न्योत के रूप में धन लेना, अर्थात राजा के पुत्र के विवाह पर जो सामंत विवाह में सम्मिलित होने जाते थे या प्रथम बार मिलते थे, तो उन्हें भेंट देनी पड़ती थी, उपहार देना पड़ता था। या राजा की पुत्री का यदि विवाह होता था तो न्योत के रूप में उन्हें धन देना पड़ता था। अब इसके अलावा और कौन से कर थे जो लगाए जाते थे? अब हम देखेंगे नजराना कर। नजराना उस समय लिया जाता था जबकि मृत सामंत का पुत्र वयस्क हो जाता था और राजा की ओर से उसे जागीर संभालने का हुक्म दिया जाता था। ये कर उत्तराधिकार का शुल्क विभिन्न राज्यों में ये विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसको जोधपुर में हुक्मनामा कहा जाता था, जयपुर में नजराना कहा जाता था, बीकानेर में पेशकशी के नाम से जाना जाता था और मेवाड़ में ये तलवार बधाई के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नजराना कर, न्योत, चाकरी, पट्टा रेक, भरत रेक के अलावा तीर्थ यात्रा कर भी सामंतों से लिया जाता था। जब राजा तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो सामंतों से भेंट के रूप में धन वसूल करते थे। अब हम देखेंगे सामंतों की विभिन्न श्रेणियां। सामंतों की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी होती थी? कौन तो सामंत प्रथम श्रेणी के माने जाते थे, कौन से ठिकाने के सेकंड श्रेणी के माने जाते थे और तृतीय श्रेणी में किन सामंतों को सम्मिलित किया जाता था। तो जो सामान्यतः जो सामंतों की श्रेणियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं वो इस तरह है। सबसे पहले तो जो सामंत होते थे वो राजवी, जैसा नाम से स्पष्ट है, राजवी सामंत वे होते थे जो राजा के संबंधी होते थे। राजा को उनके जीवन यापन के लिए जागीर देनी होती थी। इस श्रेणी के सामंतों को उनकी 3 पीढ़ियों तक रेख, चाकरी, हुक्मनामा आदि
लागों से मुक्त रखा जाता था। 3 पीढ़ी के उपरांत ये राजवी सामंत साधारण श्रेणी के सामंतों में आ जाते थे और उन्हें उनके राजा द्वारा उन पर निर्धारित किए गए कर देने पड़ते थे। रेख, हुक्मनामा, चाकरी कर जो अन्य सामान्य सामंतों के लिए निर्धारित होते थे, उसी कर से राजवी सामंतों को खजाने में धनराशि जमा करानी पड़ती थी। तो बच्चों, राजवी सामंत कौन होते थे? राजा के समीप संबंधी होते थे और इनकी प्रथम 3 पीढ़ियां किसी भी प्रकार के कर से बंधी हुई नहीं होती थी। 3 पीढ़ियों तक कर से मुक्त होते थे। 3 पीढ़ी पश्चात इन्हें रेख, चाकरी, हुक्मनामा ये कर साधारण सामंतों की भांति ही जमा कराने पड़ते थे। अब हम देखते हैं दूसरी श्रेणी, सरदार। सरदार ये प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे। राजवी तो हो गया, ये राजा के संबंधी होते थे। दूसरी श्रेणी जो मानी जाएगी या इसको हम प्रथम श्रेणी कहेंगे, सरदार। ये सरदार जो है ये प्रथम श्रेणी के सरदार सिरायत कहलाते थे और इन सरदारों को दोहरी ताजमी अर्थात दोहरी ताजमी इनका विशेष अधिकार होता था। और दोहरी ताजमी का अभिप्राय है कि जब सामंत दरबार में उपस्थित होते थे अर्थात जाते थे, तो राजा को अपने आसन से उठकर उनका अभिवादन स्वीकार करना पड़ता था। इसी प्रकार जब ये सामंत दरबार से जाते थे, तब भी राजा को उठकर इनका अभिवादन स्वीकार करना पड़ता था। इसको दोहरी ताजिम के नाम से ताजमी के नाम से जाना जाता है। ये इनका विशेष अधिकार था, किनका? सरदार सामंतों का। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं सामंतों की विभिन्न श्रेणियां और उसमें हमने पहले अध्ययन किया राजवी सामंत। दूसरी कैटेगरी हमने निर्धारित करी सरदार, और ये राजा के इनके जो बैठने की स्थान होते थे राजा के समीप बैठते थे और इनका विशेष अधिकार होता था दोहरी ताजमी, जिसका अभिप्राय है कि जब ये आते थे और जब ये जाते थे तो राजा इनको उठकर यानी कि अपने सिंहासन से खड़े होकर इनका अभिवादन स्वीकार करते थे।